हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम डीएलएड 2019 वर्ष में जो पेपर हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का पेपर, उसके पूरे सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। 2017 का 2018 का पेपर हम देख चुके हैं। अब आज हम 2019 का पेपर देखेंगे। उस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके बहुत ही आसान सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ का पेपर होता है उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, या सिर्फ सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे आने वाली और सब वीडियोस का भी लाभ उठा सकें। उन वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी आप उन वीडियो को देख पाएंगे और आप पेपर में 25 में 25 नंबर ला पाएंगे। ठीक है, आज के हम सोल्यूशन को देखना चालू करते हैं। और आपने अगर 2 क्लासेस नहीं वो देखी हैं, जिसमें हमने 2017 का पेपर बता चुके हैं, 2018 का बता चुके हैं, तो वो 2 क्लासेस आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसको देखिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो आप चैनल पे जाइए। चैनल में एक प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा, उसमें जाके आप देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें आपको मैथ के सारे चैप्टर्स जो हमने पढ़ाए हैं, मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और जो हमने वीडियोस डाले हैं मैथ वाले, जो प्रीवियस ईयर पेपर डाल चुके हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 9 के अपवर्त्य बताइए। कह रहा है कि 9 के अपवर्त्य बताइए। अपवर्त्य पूछ रहा है 9 के। जब मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर पढ़ाया था, एलसीएम और एचसीएफ का, तो जिन बच्चों ने वो क्लास देखी होगी उनको याद होगा कि मैंने बताया था कि अपवर्त्य होता क्या है, समापवर्त्य क्या होता है, समापवर्त्य क्या होता है, महत्तम समापवर्त्य क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई थी। तो 9 के अपवर्त्य यदि आपको लिखने हैं तो आपको सिंपली 9 का पहाड़ा लिखना है। यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45। ठीक है, 9 के अपवर्त्य मतलब 9 को आप 1 से गुणा कीजिए, 2 से, 3 से, इस तरह से आपको 9 के अपवर्त्य मिलते जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन में जो बा ऑप्शन दिया है 9, 18, 27, 36, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया है कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा पूछ रहा है, ये तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा कह रहा है कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं भी हम आपको बता चुके हैं कि जो संख्याएं खुद से और 1 से भाग चली जाती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा तीसरे किसी नंबर से भाग नहीं जानी चाहिए। तो आप ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है इसमें 31 और 33, तो 33 तो 11 से बाहर चला जाएगा, तो ये तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। दूसरा दिया है 33 और 37, तो इसमें भी 33 दिया हुआ है, ये भी 11 से भाग चला जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तीसरा हमारा दिया है 31 और 37, तो 31 और 37 दोनों ही ऐसी संख्याएं हैं जो किसी एक तो 1 से भाग जाएंगी या खुद से तीसरे किसी नंबर से भाग नहीं जाती हैं। चौथे ऑप्शन हमारा 31 और 39 दे रखा है, 39 भी 3 से भाग चला जाएगा, तो ये 3 ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। जो सा ऑप्शन है वही हमारा सही होगा, क्योंकि जो 31 है और जो 37 है वो 1 से या तो भाग जाएंगे या फिर खुद से भाग जाएंगे, तीसरे किसी नंबर से भाग नहीं जाते हैं, और उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया है कि 3 संख्याएं 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के रेशियो में है, यानी अनुपात में है। यदि इनका मौसा 12 है तो ये संख्याएं बताइए। देखिए, कह रहा है कि 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। तो अगर आप चारों ऑप्शन को देखें ना, तो चारों ऑप्शन जो है वो आपके 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। तो इसको करने के 2 तरीके थे। अगर ऑप्शन अगर भिन्न दिए होते, जो रेशियो दिया हुआ है वो अगर चारों ऑप्शन में मैच ना करता, तो आपको यहीं से आंसर मिल जाता मुझे वाली। चूँकि रेशियो मैच कर जा रहा है चारों ऑप्शन से, इसलिए आपको एचसीएफ निकाल के देखना पड़ेगा। तो एचसीएफ हमारा कितना कह रहा है, 12 आना चाहिए। तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं कि किसका एचसीएफ 12 आ रहा है। देखिए, पहला दिया है 10, 20 और 30, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 10 दिया है, 20 दिया है और 30 दिया है। ठीक है, यदि हम 10 को 2 से भाग दें तो 2 पचे 10 और 5 एकम 5 हो जाएगा। ये 2 ढाई के 20 हो जाएगा,
2 पच्चे 10 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। इसे काटेंगे 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5। तो यदि 10 के हम गुणनखंड लिखें तो हम लिखेंगे 2 है और 5 है, ठीक है। यदि 20 के हम गुणनखंड लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 2 और 5, 2 2 और 5। और यदि 30 के लिखेंगे तो 2 3 और 5, 3 और 5। तो हम देख रहे हैं कि तीनों में 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 को हम लिख लेते हैं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 को लिख ले रहे हैं। और तीसरा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो इसका हमारा HCF क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मगर हमारा तो कह रहा है कि HCF 12 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है 12, 24 और 36, ठीक है। उसको चेक करते हैं। 12 दिया है, 24 दिया है और 36 दिया है, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो 2 6 12 होता है, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 6 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। यदि 12 के हम गुणनखंड लिखें तो हम लिखेंगे 2 2 और 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। यदि 24 के लिखें तो लिखेंगे 2 2 2 और 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। और यदि 36 के हम गुणनखंड लिखें तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक बार 2 हमने लिख लिया, फिर 2 इसमें है और इसमें भी है, फिर हमने 2 लिख लिया। अब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमने 3 लिख लिया। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो बाकी को हम छोड़ देंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो ये हमने देखा कि इसका HCF जो है वो 12 आ गया हमारा। इसका मतलब 12, 24 और 36 ऐसी संख्याएं हैं जिनका रेशियो 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है और HCF क्या है, 12 है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। यदि रेशियो अगर अलग अलग दिया होता तो रेशियो से ही आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेते। चूंकि इसमें चारों का रेशियो एक ही है, इसलिए आपको HCF निकाल के देखना पड़ेगा। HCF वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास हुए हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। कह रहा है कि टोटल में कक्षा में टोटल 30 बच्चे हैं, ठीक है, और 30 में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तो 30 का हम क्या निकालेंगे, 80% निकाल लेते हैं। परसेंट के लिए 100 से भाग देंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे हम परसेंट लिखते हैं, उसी परसेंटेज के साथ चिन्ह को हटा के हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। तो 30 का 80% इस तरह से निकालेंगे। ये जो 2 जीरो दिए हैं इनसे 2 जीरो काट देंगे, 8 तरीके 24, यानी कि 24 बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 30 का 80% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 24 बच्चे पास हुए हैं। तो आपका ऑप्शन अ जो दे रखा है वो सही हो जाएगा। अगला दे रहा है कि 18% को भिन्न रूप होगा। 18% का भिन्न रूप पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो हम 18 लिख देंगे। अब परसेंटेज का साइन दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज में बता रहा था कि परसेंटेज का साइन जब हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 दूनी 18 और ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी कि इसका जो भिन्न रूप हो जाएगा और सरलतम रूप वो 9/50 हो जाएगा। तो ये इसका द जो ऑप्शन दिया है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप भिन्न रूप में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। देखिए यदि हम 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखने जाए, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगी 99। और यदि हम 99 में 1 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। और 100 ही 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 2 अंकों की 99 में 1 जोड़ेंगे 100, जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ठीक है।
देखिए एक अगला सवाल दिया हुआ है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, 35 सेंटीमीटर एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है, उसका परिमाप पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। एक वृत्त दिया है, सर्कल दिया हुआ है, इसका जो व्यास है, पहले हम इसका केंद्र बना लेते हैं, इसका सेंटर, और ये इसका व्यास यानी कि डायमीटर हो गया, ठीक है। इसकी लंबाई जो दिया है वो दिया है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दिया हुआ है। परिधि पूछ रहा है, सरकमफेरेंस, ये जो परिधि होती है जिसे हम परिमाप भी कहते हैं, यही पूछ रहा है। देखिए सबसे पहली बात हम जानते हैं, जब मैंने आपको वृत्त पढ़ाया था तो बताया था कि जो व्यास होता है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यदि हमें इस परिधि को निकालना है तो हमें परिधि का जो फॉर्मूला है, परिधि बराबर होता है 2πr। परिधि कहिए परिमाप कहिए एक ही बात है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2 का मान तो 2 ही रहेगा, पाई का मान हम जानते हैं 22/7, चूँकि नहीं दिया है तो हम 22/7 ले लेते हैं। आर का मान हमें चाहिए, हमको डी दिया हुआ है यानी कि व्यास या डायमीटर दिया हुआ है, तो डी से हम आर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो व्यास क्या हो जाएगा, नहीं, यदि हम त्रिज्या निकालें, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, व्यास का आधा। व्यास 35 हो गया, 35 का आधा 35/2, ठीक है। और यही मान हम यहाँ पे रख देते हैं आर की जगह पर 35/2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से 5 बार में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि जो परिधि है, परिमाप है, वो 110 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। परिधि का फॉर्मूला आप याद रखिएगा 2πr। आर का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, चूँकि व्यास दिया हुआ है तो आर का मान व्यास का आधा हो जाएगा, और इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। 24/7 दिया हुआ है और इसको कह रहा है दशमलव में बदलने को। तो सिंपली हम इसे भाग कर देंगे, 7 से हम 24 को भाग करेंगे, 7 तिहाई 21 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 उतारेंगे, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर से 0 उतारेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसे भाग देते रहेंगे तो ये आगे भाग जाता रहेगा। तो यदि हम इसे दशमलव में बदलना है तो हम इसका मान इतना ही यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसे दशमलव में तो बदल ही दिया है। और इसको आप जितना भी भाग देते रहेंगे आगे भाग चला जाता रहेगा। तो इसका मान हम 3 अंकों के बाद स्टॉप कर देते हैं, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अगला सवाल दिया हुआ है कि कोई तल है, तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही एक तल है, ठीक है, इस तल पर हम एक रेखा खींच देते हैं, कह रहा है इस रेखा पर कितने बिंदु संभव है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि अनंत। किसी रेखा पर अनंत बिंदु संभव हो सकते हैं, ठीक है। या फिर पूछ दे कि किसी बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो किसी बिंदु से होकर हम अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि किसी तल पर स्थित किसी रेखा से अनंत बिंदु हम उस पर रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा अनुपात बड़ा है। 2 अनुपात दे रखे हैं, एक दिया है 2:3 और दूसरा दिया है 5:8, और पूछा इनमें से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। देखिए ये 2 अनुपात दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये मैं आपको जब रेशियो पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब बड़ा या छोटा अनुपात पूछे तो आप कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये 2:3 का मतलब है 2/3, 5:8 का मतलब है 5/8। बड़ा या छोटा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके हरों को हमें समान करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम ज्ञात कर पाएंगे। उसके लिए हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम आप एलसीएम जैसे निकालते हैं उस विधि से भी निकाल सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था जो विधि कि 8 से आप 1 2 3 को गुणा करते चले जाइए
और जो भी संख्या 3 से भाग चली जाती है वही इसका एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, तो 8 तरीके 24 होता है जो कि 3 से भी भाग चला जाएगा, तो 24 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 2/3 है, 3 को 24 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, तो हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब 8 से हम हर में गुणा कर रहे हैं तो 8 से अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16 और 8 तरीके 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, दिया हुआ है 5/8। ठीक है, 8 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, और हर में करेंगे तो उसके बाद अंश में भी करना पड़ेगा, तो 5 तिये 15 हो जाएगा और नीचे 24 हो जाएगा। अब इसका भी हर और इसका भी हर, दोनों का हर समान हो गया। अंश देखिए, इसका 16 हो गया और इसका 15 हो गया। जब हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वो भिन्न क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब 2/3 इज ग्रेटर देन 5/8। ये जो 2/3 है ये भिन्न बड़ी हो जाएगी और ये भिन्न छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप उसमें से बिक गए, तो कुल कितने प्रतिशत कप बिक गए। कह रहा है कि एक दुकानदार के पास कितने कप थे, 60 कप थे, जिसमें से जो 40 हैं वो बिक गए। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत कप बिके हैं। संख्या में तो हमें पता है 40 थे, 60 थे, 40 बिक गए, मगर प्रतिशत में पूछ रहा है कितने बिके हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो 60 का के लिए गुणा लगाते हैं, x परसेंट के लिए 100 से हम भाग देते हैं इक्वल टू 40। देखिए हमें नहीं पता कि कितने प्रतिशत बिके। ठीक है, हम ऐसे ही ना निकालते हैं, जैसे हमें निकालना हो 100 का 10%, तो हम कैसे निकालते हैं, 100 का 10%, ऐसे ही तो निकालेंगे ना, तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम निकाल रहे हैं 60 का x%, क्योंकि परसेंटेज हमें नहीं पता है, इक्वल टू कितना है, 40 है। ये हमें पता है कि हमें 60 का जो 40 कप बिक गए हैं उसी का मान निकालना है, मगर प्रतिशत में। तो 60 का x% इक्वल टू 40। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए x तो अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 40 है, ये नीचे जो 100 है ये भाग में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, ये 100 इधर गुणा में है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 100 नहीं है, 60 है। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, x बराबर 200/3 आ जाएगा। जब इसे इसको भाग देंगे तो ये हमारा 66.67% आ जाएगा, क्योंकि ये 666 आता ही रहेगा, ये कभी कटेगा नहीं। तो लास्ट में हम 6 की जगह पे यहाँ पे 7 मान लेंगे, तो 66.67% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। चूँकि 60 कप थे, 60 में से 40 बिक गए और परसेंटेज पूछ रहा है, तो 60 का x% इक्वल टू 40 हो जाएगा, और इस तरह से हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए बोर्ड पे मैंने एक सवाल लिखा है, ये भी सवाल पूछा गया है, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरी में, और ये बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, सबसे बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और सबसे छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इस बड़े ब्रैकेट को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, ना ही इस मझले ब्रैकेट को छेड़ेंगे। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को, तो 18 में से क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अभी इस वाले बड़े वाले को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है,
प्लस, अब 16 में से 13 को घटा देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 14 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। 18 में से 17 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड मास का, बहुत ही सिंपल सवाल है और इसी तरह का पूछा जाता है, इससे नोट कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको कहीं कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो उसे आप नोट कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर पूछा कीजिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपका उसको आंसर मिल जाएगा बहुत ही डिटेल में। चीज़ों को समझिए, पूछना सीखिए। ठीक है, आप पूछेंगे तभी आपको आएगा। एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा। ठीक है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए, इसके करने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। कह रहा है कि राम ने एक रेडियो खरीदा, राम ने खरीदा रेडियो कितने रुपए में, 300 रुपये में। अब कह रहा है कि उसे 20% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो उसे कितने में बेचे। पहले देखिए, एक बात समझने वाली यहाँ पे ये है, कल भी मैंने आपको तरीका बताया था, आज भी बता देता हूँ। कोई भी चीज़ अपने में 100% जब खरीदी जाती है तो 100% उसका दाम को माना जाता है। तो हमने मान के चला कि राम ने जब रेडियो खरीदा 300 रुपये में, तो उसका जो दाम था 300, वो अपने में क्या था, 100% था। ठीक है, तो जो यदि 100% की वैल्यू 300 रुपये दे रखी है ना, क्योंकि 300 रुपये में उसने खरीदा था, जो कि क्या है, अपने में 100% वैल्यू है, 100% है। कोई भी चीज़ शुरू में जब खरीदी जाती है तो वो अपने में 100% होती है। तो यदि 100% की वैल्यू 300 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 2 0 से 2 0 काटेंगे 3 हो जाएगी। 1% की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि उसे 20% लाभ भी चाहिए। ठीक है, तो 100% पे तो उसने खरीदा। ठीक है, जब खरीदा तो उसका दाम कितना था, 100%, और 20% लाभ चाहिए, यानी कि उस वस्तु को वो 120% पे जब बेचेगा तो उसको 20% लाभ होगा, क्योंकि 100% तो उसकी खरीद पड़ी, 20% लाभ चाहिए, तो 120% पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, यदि 1% की वैल्यू 3 रुपये है तो 120% की कितनी हो जाएगी, 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि उसे 360 रुपये में उस रेडियो को वो बेचेगा तो उसे कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या है, उसको 20% का लाभ चाहिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 300 का माने गुणा 20% निकाल देंगे। 100 से इसे काटेंगे 3 बार में और 20 ती आई 60 रुपये, यानी कि 300 रुपये का उसने खरीदा और 60 रुपये उसको लाभ चाहिए, तो कितने में बेच देगा, 360 रुपये में बेच देगा। जाहिर सी बात है ना, आपके पास कोई सामान है जो आपने 100 रुपये में क्या किया है, खरीदा है, और आप कह रहे हैं कि मुझे इस पर 10 रुपये कमाना है, तो आप इसे क्या करेंगे, 110 रुपये में बेच देंगे। 100 रुपये की आपकी खरीद पड़ी, 110 का बेचेंगे, 10 रुपये आपने कमा लिया, यानी कि 10% कमा लिया। ठीक है, उसी तरह से इसने भी 300 का खरीदा था, 20% का उसको लाभ चाहिए, तो 300 का 20% 60 रुपये होता है, 360 में बेच दिया, 300 में खरीदा था, 20% का लाभ हो गया। तो ये 2 तरीके हैं इसको बनाने के, आप ये वाला तरीका प्रीफर कीजिएगा, इसको अवॉइड कीजिएगा। अगर 1 नंबर में पूछेगा तब आप इसको अपना के कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है। कभी भी क्वेश्चन को कीजिएगा, जितना भी आप समझा के बता सकें, जितना कोशिश कीजिएगा उतना समझाइएगा। जितना आप शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे उतने आपके नंबर भी शॉर्ट भी मिलेंगे, और जितना आप समझा के बनाएंगे उतना ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो वो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो देखिएगा कि आपके समझाने की स्किल कितनी अच्छी है, ना कि आपके आंसर निकालने के वो देखेगा। देखिए, आंसर तो सब लोग निकाल लेते हैं, मगर कौन कितना अच्छे से अपनी बात को समझा पाता है ये मैटर करता है। बीच बीच में ऐसी बातें जो पेपर के लिए ज़रूरी है
हम लोग जानते रहते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर के लिए बहुत सारे टिप्स मिल सकें और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने पेपर देते समय एक्सपीरियंस किया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे, ठीक है। 3 अंक हमको दिए हुए हैं, एक 49 दिया है, 59 दिया है और 109 दिया है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, ठीक है, जिससे इन तीनों को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है किसी, जिससे इसको भाग देने पे कह रहा है ना, मान लीजिए कोई संख्या x है, उससे हमने 49 को भाग दिया, ठीक है, और शेषफल 1 बच गया, 1 बच गया। यानी कि यदि ये 1 ना होता, ठीक, यदि ये 1 हमने इसमें से घटा दिया होता तो वो जो संख्या है 48 वो x से पूरा पूरा भाग चली जाती। पूरा पूरा भाग अभी तो नहीं जा रही है क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे 49 है, इसलिए एक शेषफल बच जा रहा है, ठीक। और यदि ये एक शेषफल हम इसमें से घटा दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। जो कि x से 48 है वो x से पूरी पूरी भाग चली जाएगी, ठीक है। यहीं पे जो संख्या है 59, ये किसी संख्या से, कोई संख्या मान लेते हैं x से पूरी पूरी भाग चली जाएगी पूरी पूरी भाग चली जाएगी यदि इसमें ये 3 ना होता, क्योंकि 3 शेषफल बच जा रहा है x से भाग देने पे, x कोई संख्या होगी उससे भाग देने पे 3 शेषफल बच जा रहा है, और यदि यही 3 हम इसमें से घटा दें तो ये x से पूरा पूरा भाग चली जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये जो शेषफल दिया हुआ है 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 शेषफल को यदि हम इसमें से घटा दें तो जो हमें संख्याएं मिलेगी वो किसी ना किसी संख्या से पूरी पूरी भाग चली जाएंगी। और चूंकि बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो हम उसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो देखिए, आई होप इस चीज़ को आपको समझे होंगे। ये चीज़ आपको समझ गए तो आप ये पूरे सवाल समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 49 में से 1 घटाएंगे, हमें 48 मिल जाएगा। 59 में से 3 घटाएंगे, 109 में से 5 घटाएंगे, ठीक है। 59 में से 3 घटा देंगे तो 56 मिल जाएगा। 109 में से 5 घटा देंगे 104 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, अब हमें 48, 56 और 104 मिल गए। ये जो 3 संख्याएं हैं ये किसी ना किसी एक संख्या से तो पूरी पूरी भाग जा रही हैं, क्योंकि हमने इनमें से, इन संख्याओं में से इनके जो शेषफल थे उसको निकाल दिया। शेषफल ही तो बचे जा रहे थे ना, शेषफल ही तो इनको क्या कर रहे थे, पूर्ण संख्या होने से रोक रहे थे, और इन शेषफल को ही हमने इसमें से घटा दिया, निकाल दिया, बाहर कर दिया। अब जो संख्याएं बची हैं वो किसी एक संख्या से तो पूरी पूरी भाग जाएंगी, ठीक है। और कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम क्या निकालते हैं, महत्तम समापड़ते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो उसके लिए हम भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो भाग विधि के लिए हम पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे जो कि 48 है। 48 से हम 56 को भाग देंगे, ठीक है। सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है, तो 48 से 56 को भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, 48 से कम 48, ठीक है। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा। और फिर से जो 48 है इसको ही लाके यहाँ पे हम उतार देंगे, 8 छेक 48, ये तो हमारा पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या बचा, 8 बचा। अब इस 8 से हम 104 को भाग देंगे। ऐसे ही हम HCF निकालते हैं, भाग विधि यही है, ठीक है। आप LCM HCF वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 तरीके 24, यानी कि 8 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे यदि हम 49, 59 और 109 को भाग दें
तो हमारा 1, 3 और 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। फिर भी ना आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आपको ना आए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आया हो तो बता दीजिएगा कि हाँ आपको समझ में आया है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 5a² प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a इक्वल टू -2। कह रहा है कि 5a² प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात करना है यदि a इक्वल टू -2 दिया हो तो। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 5 तो है ही, a की जगह पर हमें -2 रखना है। a यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी जगह पर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है। 4 दिया है, इनटू में यहाँ पे a की जगह पर -2 हो जाएगा, और ये -2 तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। अब 5 है इनटू, जब -2 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि -2 को हम -2 से गुणा कर रहे हैं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 लिखेंगे, प्लस का निशान। अब 4 से हम -2 को गुणा करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, तो ये प्लस यहाँ से हट जाएगा। अब ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, मगर माइनस का, और -2 तो यहाँ पे रहेगा ही। अब 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, -8 -2। ठीक है, 8 और 2 10 हो जाएगा, 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी माइनस प्लस में गड़बड़ ना कीजिएगा, तभी आपके आंसर में गड़बड़ी होगी। माइनस प्लस को बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलिएगा। कौन सी चीज़ आपको पहले सॉल्व करनी है, कौन सी बाद में, ये आपको हमारे बोर्ड मास वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो फिगर आपका बना रखा है, देखिए फिगर हम आप यहाँ बना, देखिए फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया है। आप इस फिगर के बेस पे यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपका इसकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कह रहा है कि 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। इसमें 3 त्रिज्याएँ दी हुई हैं। कौन कौन सी दी हुई हैं, देखिए। सबसे पहली त्रिज्या तो आपको दिख रही है O और B। 3 त्रिज्याओं के नाम हम पहले लिख लेते हैं। त्रिज्याएं, सबसे पहली है OB। यह त्रिज्या होती क्या है, जो केंद्र से परिधि को मिलाती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे केंद्र से परिधि को और कौन सी रेखा मिला रही है। यहाँ से OA कामा OA, क्योंकि यहाँ पे O एक बिंदु है। O से लेकर A, ये भी एक त्रिज्या है, क्योंकि ये भी केंद्र से परिधि तक होकर जा रही है। और OC, तो ये 3 हमारी त्रिज्याएं हो जाएंगी, क्योंकि OC भी O केंद्र से होकर C तक जा रही है, O से B तक और O से A तक। तो ये 3 हमारी त्रिज्याएं हो जाएंगे। ठीक, अब दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जीवाओं के नाम लिखिए। जीवाएं लिख लेते हैं, जीवाएं। 3 जीवाएं हमारी कौन से, जीवा को हम क्या क्या होती है, जीवा का मतलब जो परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं, ये जो परिधि है गोल वाली, इस पर स्थित 2 बिंदुओं को आपस में मिलाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो AC भी हमारी एक जीवा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से B और A, ये भी तो परिधि पर स्थित 2 बिंदु है ना। ये B एक बिंदु है और A एक बिंदु है, तो AB भी हमारी एक जीवा हो जाएगी। ठीक है, और C एक बिंदु है और B एक बिंदु है, तो CB भी हमारी एक जीवा हो जाएगी। CB कहिए या BC कहिए, ये 3 हमारी जीवाएं हो जाएंगी, AC, AB और BC, या कहिए या CB कहिए, एक ही बात है। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का व्यास लिखिए। तो व्यास भी हम लिख लेते हैं। व्यास क्या होता है,
जो रेखा केंद्र से होकर जाती है और वृत्त पे स्थित दो बिंदु, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है, वो हमारा व्यास होती है। तो इसमें व्यास हमारा कौन सा है? AC है, क्योंकि AC ही एक ऐसी रेखा है जो केंद्र से होकर भी जा रही है और परिधि पर स्थित दो बिंदुओं A और C को मिला रही है। चौथा हमारा कह रहा है कि वृत्त का केंद्र बताइए। तो केंद्र तो सेंटर में होता ही है, तो केंद्र हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा वृत्त का केंद्र है। तो ये चारों हमारे क्वेश्चन हो गए, इन चारों के आंसर ये हो जाएंगे। 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। एक बार आप इसे समझ लेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा ये क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात इसमें कहा है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेशमा की आयु। रेशमा की आयु, इसको हम R मान लेते हैं। रेशमा की आयु को हमने क्या मान लिया? R मान लिया। अब कह रहा है कि सलमा जो है ना, अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो हम सलमा की आयु लिख लेते हैं। सलमा की आयु S बराबर R प्लस 10 है, क्योंकि सलमा की जो आयु है वो अपनी बहन रेशमा की उम्र से 10 वर्ष बड़ी है। रेशमा की उम्र कितनी है? R है, तो R से 10 वर्ष बड़ी, यानी कि R प्लस 10। R का जो भी मान रहा होगा उसमें 10 जोड़ देंगे तो R प्लस 10, 10 वर्ष बड़ी हो गई। अब देखिए, अब कह रहा है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, 4 वर्ष पहले, मान लीजिए अभी सलमा की आयु S है, तो 4 वर्ष पहले क्या रही होगी? लिख लेते हैं 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु, रेशमा की आयु इस समय R है, तो 4 वर्ष पहले क्या रही होगी? R माइनस 4 रही होगी। 4 साल पहले, 4 साल छोटी रही होगी, तो अभी R है तो 4 साल पहले क्या रही होगी? R माइनस 4। और 4 वर्ष पहले सलमा की आयु यदि हम देखें, सलमा की आयु अभी S है, तो 4 वर्ष पहले क्या होगी? S माइनस 4 रही होगी। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है? कह रहे कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। सलमा की आयु कितनी है? S माइनस 4 है। रेशमा की आयु की दोगुनी, रेशमा की आयु है कितनी? R माइनस 4 है। R माइनस 4 की दोगुनी सलमा की आयु थी। ठीक है, यानी कि रेशमा की आयु की 2 गुनी सलमा की आयु थी। ठीक है, यही बात इसमें कही है। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा S माइनस 4, 2 से इसमें गुणा करेंगे 2R हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें S का मान मिल जाएगा। देखिए S है, यहाँ पे 2R है, माइनस 8 है, ये माइनस 4 है, उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। तो S का मान यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 2R, माइनस 8 है, प्लस 4 है, घटा देंगे तो हमारा माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें S का मान मिल गया। यदि हम इसे इक्वेशन 1 मान लें और इसे इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में S का मान रखने पर, S का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 हमारा क्या ये है, इसमें S का मान रखेंगे जो कि R प्लस 10 है। R प्लस 10 है, S की जगह पर हमने रख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2R माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें से यहाँ से हम, ये 2R है और ये R है, तो 2R तो ये दिया ही हुआ है, इस R को उधर भेज देते हैं, तो ये प्लस R है तो क्या हो जाएगा? माइनस R हो जाएगा। और यहाँ पे ये 10 है,
ये -4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2r में से 1 r घटाएंगे तो हमारा r हो जाएगा। r बराबर 10 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, रेशमा की आयु हमें मिल गई। रेशमा की आयु कितनी है इस समय, 14 वर्ष है। अब सलमा की आयु कितनी है, r+10 है। तो यहाँ पे लिखेंगे सलमा की आयु बराबर r+10। r का मान हमें पता है 14 हो गए, निकाल लिया हमने। और ये 10, 14 10 जोड़ेंगे तो 24 वर्ष। ये क्या हो जाएगी, सलमा की आयु हो जाएगी। और ये किसकी आयु है, रेशमा की। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए, रेशमा की आयु हमने r मान ली, ठीक है। सलमा की आयु को हमने s मान लिया। अब कह रहे हैं कि सलमा जो है वो रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, ठीक है। अगर मैं आपसे 10 वर्ष बड़ा हूँ तो मेरी आयु में 10 तो जुड़ेगा ना, क्योंकि मैं आपसे 10 वर्ष बड़ा हूँ। अगर आप 5 साल के हैं तो मैं आपसे 10 वर्ष बड़ा हूँ तो 15 साल का हो जाऊँगा। तो सलमा 8 साल की है और रेशमा उससे 10 साल बड़ी है, तो सलमा की आयु कितनी हो जाएगी, r+10 हो जाएगी, ठीक है। अब 4 वर्ष पहले, मान लीजिए 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु क्या रही होगी। इस समय अगर मैं 5 साल का हूँ तो 4 वर्ष पहले 1 साल का रहा हूँगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सलमा 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु, चूँकि रेशमा की आयु इस समय r वर्ष है तो 4 साल पहले क्या रही होगी, r-4 रही होगी। और सलमा की आयु इस समय s है तो 4 साल पहले क्या रही होगी, s-4 रही होगी। अब कह रहा है कि s, अब यहाँ पे हम क्या कर, इसमें कह रहा है कि जो सलमा की आयु है वो रेशमा की आयु की 2 गुनी है। और रेशमा की आयु है कितनी, r-4 है, तो r-4 का 2 गुना सलमा की आयु के बराबर है। सलमा की आयु s-4 है और रेशमा की आयु r-4 है, तो r-4 का हम 2 गुना कर देंगे बराबर सलमा की आयु। यहाँ से हमें s का मान मिल जाएगा। अब समीकरण 2 में हमने s का मान यहाँ से उठा के रख देंगे। जो s का मान r+10 था उसे हमने यहाँ पे रख दिया r+10। अब यहाँ से हमने r का मान निकाली, यानी कि रेशमा की आयु निकाल ली। और रेशमा की आयु यहाँ पे r हमने मान निकाल लिया और इस सलमा की आयु में r का मान हम रख देंगे तो हमें सलमा की आयु 24 वर्ष मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन बताए आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको हम अपने अगले वीडियो में आपको और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से ही पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं वो हमारी मेहनत सफल हो सके और लोग हमसे जुड़ सकें, एक दूसरे से हम बातें शेयर कर सकें, ठीक है। क्योंकि आगे हम व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बना देंगे, चाहे टेलीग्राम बुक, जिसमें आप लोग अपनी बातों को शेयर कर सकेंगे और क्वेश्चंस को शेयर कर सकेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सब्सक्राइब करने से आपको इससे वीडियोज़ मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।